नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आगामी 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो सितंबर 2024 में संभावित है के लिए मैं एक नई सीरीज लाया हूं, जिसमें हम बिहार से संबंधित और सामान्य अध्ययन से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हल करते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके पास इम्तियाज अहमद, जो कि बहुत प्रसिद्ध बुक है बीपीएससी के लिए, के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा। ये सारे एमसीक्यूज न केवल बीपीएससी बाकी बिहार के अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है क्या क्या है? तो इसमें सारे ऑप्शन सही है, यानी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, यानी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, तीनों। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो वो लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से। अगला प्रश्न, अशोक का लघु शिलालेख पहला प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो सासाराम से। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है कौन सी है? तो वो प्राकृत है। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। अगला प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? उपयुक्त सभी से, यानी कि पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से। अगला प्रश्न, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो मनेर ताम्रपत्र से। अगला प्रश्न, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत के क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि फाहियान, शुआनवांग और इत्सिंग, तीनों। अगला प्रश्न, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था कौन था? तो मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका सही आंसर है फ्रांकाई बर्नियर, यानी फ्रैंकोइस बर्नियर बोलते हैं उसको, वो बिहार नहीं आया था, क्योंकि मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी बिहार आए थे। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की रचना है। अगला प्रश्न है, मिरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की रचना है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है क्या? महत्वपूर्ण है उपयुक्त सभी, यानी कि कीर्तिलता, कीर्ति पिताका और वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहां से? तो उपयुक्त सभी से, यानी चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से। अगला प्रश्न, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं कहां से? तो उपयुक्त सभी से, यानी कि लौरिया अरेराज से, चंपारण से, लौलिया आनंदगढ़ से, चंपारण से और रामपुरवा चंपारण से। तो रामपुरवा बुल भी मिला दोस्तों। अगला प्रश्न, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है परवर्ती गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरना का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसकी? तो देवबरना के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त का द्वितीय नाम मिलता है। तो डी ऑप्शन सही है, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है किससे? तो उपयुक्त सभी से, यानी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। अगला प्रश्न, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है क्या है? तो अथर्ववेद है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किससे? तो अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या? तो पाल काल का बौद्ध विहार। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य विनय पिटका एवं दिग् निकाय से जानकारी मिलती है किसकी? तो उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। अगला प्रश्न, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कौन थे? तो कनिंघम थे। नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम लगाया था। तो वहां से दो अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विदेता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी किसकी?
तो उपयुक्त सभी की, यानी कि केसरिया स्तूप चंपारण की, मिथिजो, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। अगला प्रश्न, विदेह के राजा जनक ने निशक या सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए थे, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहद अरांकन उपनिषद में। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, कौन सी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक कोई भी नहीं है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? तो इसका सही आंसर है दिघ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर है गुलाम हुसैन तबताबाई ने। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों का सही सुमिलन करना दोस्तों। सूची 1 में रचना के नाम दिए गए, सूची 2 में रचनाकर के नाम दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग मिलान कर लेते हैं। जो रियाज उस सलातीन जो था वो गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा लिखा गया था। तारीखे शेरशाही जो है वो अब्बास सरवानी के नाम से लिखा था। वाकियाते मुस्ताखी ये जो है वो रिजकुल्लाह ने लिखा था। अफसानाए शाह ये शेख कबीर ने लिखा था। और बसातिनुल उन्स जो है वो इफ्तिहान दलहेबी ने लिखा था। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। मुल्ला बहबानी यात्री थे, किसके थे? तो ईरान के। तो मुल्ला बहबानी की यात्री वृतांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, कौन से हैं? तो सभी है, यानी फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, ये सारे सोर्स है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। अपसर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसके? तो रामायण के। अब हम लोग पूर्व ऐतिहासिक बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब? तो 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? तो कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहां से? तो मुंगेर से। बिहार में चिरांद यानी सारण में जो है एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है नव प्रस्तर युग। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से। ऐतिहासिक काल का आरंभ, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था? तो लगभग 800 ईस्वी पूर्व में, यानी उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर है मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। तो ए और बी दोनों। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका सही आंसर है सतपथ ब्राह्मण, यानी विदेह की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो इसका सही आंसर है मगध। अगला प्रश्न, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, कौन सा था? तो विदेह था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर है मगध। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका सही आंसर है विदेह। अगला प्रश्न, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका सही आंसर है सतपथ ब्राह्मण। अब हम लोग महाजनपद काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? तो सही आंसर है 3। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो उसका सही आंसर वत्स, यानी कि अंग, वज्जी और मगध ये 3 स्थित थे।
बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसका सही आंसर है भागलपुर एवं मुंगेर। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी तो वो क्या थी? चंपा। तो बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में से की जाती थी। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद पद में सम्मिलित था? तो इसका सही आंसर है मगध। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी थी कौन सी थी? तो गिरिव्रज यानी राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो इसका सही आंसर है चंपा नदी। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों में से एक संघ था? तो इसका सही आंसर है वज्जी। 8 राज्यों का एक संघ था वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है चेदी। तो लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह ये तीनों सम्मिलित हैं। वज्जी संघ की राजधानी थी कौन सी? तो वैशाली। तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो इसका सही आंसर है वज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज यानी राजगृह। जो बीपीएससी 47वीं में पूछा गया प्रश्न है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था कौन सा था? तो अंग था। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्ल राज की। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं दोस्तों। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो कुंडग्राम में। तो महावीर का जन्म का बचपन नाम वर्धमान था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में स्थित है। हमने देखा महावीर जो स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किससे? तो वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के गणराज कुंडग्राम के शासक सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला यानी विदेह दत्ता राजकुमारी थी तो लिच्छवी की। तो त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहां पर? तो पावापुरी में। तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी कहां पर? तो पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहां पर? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र हुआ था जिसमें कार्य हुए थे। क्या कार्य हुए थे? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी कौन सी थी? तो चंपा। अब मगध साम्राज्य का उत्थान, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किसे? तो मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी कौन सी थी? तो गिरिव्रज यानी राजगृह। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था कौन सा था? तो बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ व राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ के से आरंभ होता है बृहद्रथ वंश। मगध जनपद का संस्थापक था कौन सा था? तो बृहद्रथ एवं जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक रहा है। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हरियंक वंश के थे। तो बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था तो कहां से? तो बिंबिसार के शासनकाल में, जो हरियंक वंश से थे। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो उपयुक्त सभी से, यानी कौशल देवी, चेलना और खेमा से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? तो अंग। अगला प्रश्न, हरियंक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वो वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो लिच्छवी से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता था।
किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने। हर्यंक वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो नागदशक था। हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर है शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका सही आंसर है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबा कमीर ने की थी। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। झा तथा सिरमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है। तो महापद्मानंद था नंद वंश का संस्थापक। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक और एक छत्र और एक राट भी कहा गया है? तो इसका सही आंसर है महापद्मनंद को। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसका आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था यानी गिरिव्रज में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। तो महापद्मनंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जिसका सही आंसर है धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? जिसका सही आंसर उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसी आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के ब्रिज्यों से किए। अब हम मौर्य समाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सिक्यूज करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य की सहायता से यानी विष्णुगुप्त की सहायता से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 320 ईस्वी पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब हुआ था? तो 315 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था कौन था? तो सेल्यूकस था। किस शासक ने शासनकाल में के समय मगध पर 12 वर्षों तक का भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन था? चाणक्य था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है तो कौन है? इंडिका है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन है? तो वो कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जिस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है वो कौन है? तो मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना कौन बना? बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। तो पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगालीपुत्र तीसरा ने की थी। आप इसे शॉर्टकट ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों। तो मोगालीपुत्र तीसरा यानी तीसरा। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य साम्राज्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक ने। किस युद्ध में भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर है कलिंगा वॉर में। अशोक का धम्म था क्या था? नैतिक आचार संहिता था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो बौद्ध गया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक की किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में की थी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है कौन से नहीं है? तो रुमिनदेही नहीं है। तो लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी।
तो किसी थी? तो पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो लकड़ियों से बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कहाँ था? तो कुम्भरहार पटना में। तो कुम्भरहार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और न ही एक बेतना कर सकता है? तो एरियन ने कहा था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वर्ण देवताओं द्वारा निर्मित है? तो फाहियान ने कहा था। जो ह्वेनसांग था दोस्तों वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, ये भी आप याद रखिएगा। किस शासक के ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने। ये 4 गुफाएं थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्राहनी यक्षी प्राप्त हुई है कहां से? तो दीदारगंज पटना से, जिसे दीदारगंज यक्षिणी बोलते हैं। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? तो किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालामी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार ने। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक नामक उपनाम धारण किया था? तो उसका सही आंसर है स्ट्रेबो। यूनानी दूत डिमाल्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो कौन सा है? तो भ्रामरू स्तंभ है, भ्रामरू स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी, यानी यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी, यानी उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों के साथ संबंध स्थापित किए थे, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए थे। देवानम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? तो अशोक ने। धम्म महात्मात के कार्य क्या थे? तो उपयुक्त सभी, यानी धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो इसका सही आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष तीनों का। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है कौन से हैं? तो वो उदाहरण है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद का अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है किससे? तो उपयुक्त सभी से, यानी द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो वो 9वें शिलालेख में, यानी 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट। अब हम मौर्योत्तर बिहार के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, जिसका शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा है। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो इसका सही आंसर पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो शुंग वंश के। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो 185 ईस्वी पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था किसने? तो पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो वो काणव वंश का। काणव वंश का शासन 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा है। काणव वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में काणव वंश की नींव रखी। काणव वंश की सत्ता समाप्त की किसने? तो आंध्र सातवाहनों ने। काणव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो मित्र वंश ने। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोधगया से।
कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो वो अश्वघोष। तो कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह से परास्त किया तथा हरजाने के रूप में यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले आया। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? हरियंग, शिशुनाग, नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग और काणव। शुंग वंश की राजधानी थी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। काणव वंश की राजधानी थी कौन सी? पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था कब? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा है किसका? तो लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रसाद देने वाला शासक था कौन था? कनिष्क। अब हम लोग गुप्तकालीन बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सिक्यूज करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहां पर? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था कौन सा था? 320 ईस्वी पूर्व। 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी तो पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहा है? तो समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया था किसे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन सा है? गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन सा था? तो कुमारगुप्त था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी तो गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 साल के लिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत पर भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? सुल्तानगंज से। राजगीर के मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागियों का चित्र है। यह किस काल का है? तो गुप्त काल का है। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो गुप्त काल में। तीरभुक्त यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था कौन था? तो गोविंद गुप्त था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था कौन सा था? नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के काल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। इसका सही आंसर है फाहियान। गुप्त संवत का आरंभ होता है कब से? तो 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र एवं मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट की विजय के अभियानों की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो तीनों थे यानी हूनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो नरसिंह गुप्त। गुप्त ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे कौन कौन से थे? तो वराह मिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे। मगध के परवर्ती गुप्त शासक के बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कौन था? तो कृष्ण गुप्त था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो दामोदर गुप्त ने। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया था किसने? तो आदित्य सेन ने किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय था। तो कनौज के शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया गया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो कृष्णगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करना है दोस्तों। तो हर्षगुप्त जो है वो वीर योद्धा था। कुमारगुप्त जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि उसने धारण की थी। फिर जीवित गुप्त जो था वो राजाओं में सिरमौर था यानी क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। और आदित्य सेन जो है परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? उसका सही आंसर है जीवित गुप्त।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। कौन था? आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती ग्रुप सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेन से भारत की यात्रा की? तो आदित्य सेन के। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवितगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर दामोदर गुप्त, फिर महासेन गुप्त, फिर देवगुप्त, फिर माधव गुप्त और फिर आदित्य सेन। अब हम लोग गुप्तोत्तर युग और बिहार के बारे में कुछ देखते हैं। तो चीनी यात्री रीत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी पूर्व में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो वो नालंदा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो डी यानी कि नालंदा में। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो सन 635 ईस्वी में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो गौड़ शासक था शशांक। पालकालीन बिहार के बारे में कुछ जानते हैं। पालवंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो यह भागलपुर पाथरघाट में स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक पाल शासक था। कौन था? तो देवपाल था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो इसका सही आंसर है देवपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव दान में दिए थे? तो धर्मपाल। किस शासक ने उदानपुरी या बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो पाल युग में। बिहार में पाल युग में कांस के निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। कांस मूर्तियों के निर्माण में की शैली में निर्णायक देन थी किसकी? तो धीमन एवं विठपाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो वो निवासी थे नालंदा के। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो नालंदा एवं कुकरीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे किसके? धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो वो पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे कहाँ से? पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसे? तो मगध को। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में। अब मिथिला के कर्नाट शासक के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। कर्नाट शासक। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो रामपाल। मिथिला तथा तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था कौन था? तो नयन देव था। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था, कब हुआ था? 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसी समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक में। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था, कब आया था? तो 1234 ईस्वी में। बिख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का था। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था कौन था? तो बी और सी दोनों, यानी कि धर्म स्वामीन और मुल्ला तकिया। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था कौन था? तो राम सिंह देव था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरिसिंह देव था। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो हरि सिंह देव। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।